हेलो, नमस्कार। वेलकम टू अपना प्लेनेट एवरीवन। बहुत बहुत स्वागत है आप सब लोगों का। और हमारी एमपी की क्लास बस 1 मिनट के अंदर शुरू होने वाली है। चले भाई, जो भी लोग जुड़ते चले जा रहे हैं प्लीज मुझे बताते चले जाएं कि आप लोग जुड़ गए हैं। तो फिर हम क्लास को सीधे आगे बढ़ाएंगे भाई। एक बार मैं चेक कर लूँ सारी चीजें, देन फिर आगे बढ़ाते हैं। बस 1 सेकंड रुकिएगा और तब तक बाकी लोग कनेक्ट भी हो रहे हैं दोस्तों। हेलो हेलो हेलो। हेलो सहेंद्र, चंचल, हेलो नम्रता। चलिए भाई। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हो भाई, हमारी ये जो क्लास चल रही थी, आज की क्लास का टाइटल भी आपने देख लिया होगा। मध्य भारत का पठार पढ़ेंगे और बुंदेलखंड का पठार पढ़ेंगे, ठीक है। अ, लगभग सब लोग जुड़ चुके हैं ना। शुरू कर दें क्लास अब। चलिए भाई। तो ये है दोस्तों हमारा मध्य प्रदेश, और जब हम इसे भौतिक आधार पर बांटते हैं तो हमने कल देखा था कि इस पूरे के पूरे एमपी को प्रोफेसर एसपी चटर्जी ने 3 भागों में बांटा है। और फिलहाल हम सेंट्रल हाईलैंड की बात कर रहे हैं। नर्मदा नदी के ऊपर का क्षेत्र सेंट्रल हाईलैंड मतलब कि मध्य उच्च भूमि कहलाता है। तो ये नर्मदा नदी है, नर्मदा नदी के ऊपर मालवा, मध्य भारत, आपका बुंदेलखंड, रीवा पन्ना का पठार, बघेलखंड के ऊपर का हिस्सा है ना। बघेलखंड अलग है, सतपुड़ा मैकल अलग है। तो ये जो आपको 5 हिस्से दिखाई दे रहे हैं ये सेंट्रल हाईलैंड कहलाते हैं। और हम इन्हीं के बारे में आप पढ़ रहे हैं। कल की हमारी क्लास मालवा के टॉपिक से शुरू हुई थी। और देखिए उसमें एक छोटा सा सुधार कर लेना भाई। मैंने यहाँ पर गलती से दक्षिण पूर्व लिख दिया था कल, और क्लास के जस्ट बाद ध्यान गया इस पर और फिर मुझे पता चला। तो भाई इसे सुधार दे रहा है, ये क्या आएगा, दक्षिण पश्चिम आएगा। आपको भी पता है कि ये तो पश्चिम दिशा है। इधर वाली दिशा कौन सी होती है, पश्चिम होती है, ठीक है। तो भाई वो मुझसे गलती हो गई थी, मुझे लगा कि आप लोगों को अगर दिखा तो आप बता देते, पर फिर बाद में बताया गया मुझे तो पता चल गया था। तो इसे सुधार लेना, वो कई बार बोलने में हो जाता है ना। पता है हमें कि ये तो पश्चिम दिशा है। तो मध्य प्रदेश के दक्षिण पश्चिम में मालवा का पठार स्थित है। तो एक बार रिवीजन कर लें क्या भाई इसका। गुड इवनिंग सोनाली, हेलो शिवम, हेलो शिवानी। और कौन कौन आ चुका है भाई। चलिए भाई, आज की क्लास कोशिश करेंगे कि 2 कम से कम पठार हम पढ़ सकें। चलिए जल्दी से पहले एक बार क्विक रिवीजन करते हैं दोस्तों, और फिर चलेंगे हम आगे की ओर। देखिए मालवा का पठार कुछ यहाँ पर स्थित है, और यह मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा भाग है भाई। ठीक, मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा भाग है। और इसका स्थिति कहां पर है और आकार कितना है, मध्य प्रदेश के दक्षिण पश्चिम में यह स्थित है। और दोस्तों इसके दक्षिण में नर्मदा घाटी, उत्तर में मध्य भारत का पठार, पूर्व में रीवा पन्ना और बुंदेलखंड का पठार है। इसका आकार याद रखिएगा, इसका आकार कितना है, 88,222.2 वर्ग किलोमीटर। और यह कुल हमारे मध्य प्रदेश के हिस्से का कितना है, 28.62% है। इसके अलावा हमने देखा इसका निर्माण क्रिटेशियस युग में हुआ, इयोसीन एरा में हुआ है। और चट्टानों की बात करें दोस्तों तो बेसाल्टिक चट्टानों से बना है, आर्कियन चट्टान वाला क्षेत्र है। मिट्टी यहाँ पर काली पाई जाती है, क्योंकि बेसाल्टिक चट्टानें टूटकर क्या बनाती है, काली मिट्टी। ऊंचाई कितनी है, 300 से 800 है। ढाल किस तरफ है, उत्तर की तरफ है। और इसलिए सारी सारी की सारी नदियां यहाँ से निकलने वाली कहाँ बहती है, उत्तर की तरफ बहती है, जैसे चंबल, गंभीर, शिप्रा, पार्वती, काली सिंध, माही। ठीक है। तो ये सब हमने कल 1 घंटे पूरा पढ़ा है। इसके अलावा हमने देखा इस मालवा की प्रमुख पर्वत चोटियां। तो देखो भाई फॉर्मेट याद रखना। हम स्थिति आकार देख लेते हैं यहाँ पर, फिर हम यहाँ पर कैसे बना, चट्टान कैसी है, मिट्टी कैसी है, ऊंचाई कैसी है, ये देखते हैं। फिर जलवायु, जलवायु के साथ तापमान, वर्षा, कृषि, वनस्पति, उद्योग धंधे, खनिज, ये सब देख लेते हैं। हमने देखा था मालवा की 4 प्रमुख चोटियां। तो भाई 4 है, पहली है सिगार 881 मीटर, दूसरी है जाना पाव
फिर है धजारी और फिर है गोमनपुर। सिगार 881, जाना पाव 854, धजारी 810 और गोमनपुर 510 मीटर ऊंची है। भाई एक दो बार पढ़ोगे अपने आप चीजें याद होगी। मैं आपको यही कहूंगा, प्लीज अपने भाई सिनॉप्सिस बनाते हुए चलिए, कॉपी उठा लीजिए, अपना रफ तरीके से आसान भाषा में लिख लीजिए, पॉइंट्स बस लिख लीजिए। ठीक है, उसके बाद जैसे ही ये टॉपिक कवर होता है, टॉपिक के साथ ही पीडीएफ जो है वो डाल दी जाती है। बीच में नहीं देते हैं पीडीएफ, आधी अधूरी पीडीएफ का कोई मतलब बनता नहीं। तो जब ये टॉपिक पूरा हो जाएगा तो सभी लेक्चर्स में ये डाल देंगे। ठीक है। हेलो रश्मि जी, हेलो भारती, हेलो संस्कार। रश्मि जी नीचे देखिए, अब आज येलो कलर की एक पट्टी नीचे चल रही है, उस पर एक नंबर आ रहा होगा। प्लीज उस नंबर को आप सेव कर लीजिए, क्योंकि वो अपना प्लेनेट ऐप का व्हाट्सएप नंबर है और आगे चलकर पीडीएफ या कोई भी अपडेट आपको उसी के थ्रू मिलने वाली है। तो उसे सेव कर लीजिएगा, नीचे चल रही है ना। अ, चलिए। तो इसे क्या कहते हैं भाई? गेहूं की मंडी कहते हैं दोस्तों। और हमने कुछ चीजें देखी थी पहले, उसे भी देख लीजिए। भाई मालवा की जलवायु कैसी है? सम जलवायु है, ना बहुत ज्यादा गर्मी ना बहुत ज्यादा ठंड। फाहयान ने इसे क्या कहा है? सर्वश्रेष्ठ जलवायु कहा है भाई। क्या कहा है? सर्वश्रेष्ठ जलवायु। ठीक है। और तापमान कितना होता है? अधिक तापमान 40 से 42 और मिनिमम 10 से 15 जाता है। वर्षा वर्षा भी ठीक ठाक होती है, 75 से 120 सेंटीमीटर वर्षा हो जाती है। और वर्षा का वितरण असमान है, हमने देखा था। पश्चिम क्षेत्र में कम वर्षा, पूर्व में ज्यादा वर्षा होती है। बाकी सब देख लिया है। एग्रीकल्चर हमने देखा, वनस्पति हमने देखा। एक बार प्लीज इसका आप रिवीजन जरूर करना, क्योंकि आज काफी सारा हमें पढ़ाना है, ये भी मैंने बताया था आपको। तो ये बहुत सरल है, बस इसका एक बार रिवीजन आप करना। तो मालवा का पठार आप लोगों का आपको याद हो जाएगा। बस एक या दो बार पढ़ लोगे तो याद हो जाएगा। क्योंकि आज देखिए काफी सारी चीजें हमें देखनी है भाई, थोड़ा रफ्तार देंगे अब हम एमपी की पढ़ाई को, वरना ऐसे तो हमारा सिलेबस बहुत धीरे चलेगा। तो अब हर दिन दो कम से कम टॉपिक तो हमें पढ़ने चाहिए। अब देखिए भाई, अगला आज का हमारा जो टॉपिक है दोस्तों, ये है पहले मध्य भारत का पठार। मध्य भारत का पठार। और देखिए, मध्य भारत के पठार की अगर मैं बात करूं, अगर मैं सिंपली एक दोस्तों क्या बनाऊं, एमपी का मैप बनाऊं, तो इस एमपी के मैप में इस एमपी के मैप में ये जो हिस्सा हमें दिख रहा है, अब देखना थोड़ा ध्यान से, आपको यहाँ पर देखना पड़ेगा। और ये देखिए भाई, इस हिस्से को देखिए, मैं येलो कलर से बता रहा हूँ ये हिस्सा। तो देखिए यहाँ से थोड़ा सा ये हिस्सा छोड़ दीजिए पहले। इसको क्या हो गया? हाँ, यहाँ से ये थोड़ा हिस्सा छोड़ दीजिए और ये इस प्रकार से ऐसा ले जाकर यहाँ कर लीजिए। तो ये जो पूरा का पूरा क्षेत्र आपको दिखाई दे रहा है दोस्तों, ये क्षेत्र है आपका क्या? मध्य भारत का पठार। ये जो क्षेत्र आपको दिखाई दे रहा है, जिसे मैं येलो कलर से अब पॉइंट आउट कर रहा हूं, ये क्या है? मध्य भारत का पठार है। और अभी तक हमने जितनी भी एमपी की पढ़ाई की है, उसमें हमने जो एमपी की मैपिंग की थी, वहां पर भी हमने इसके बारे में जो है वो बात की थी। कल भी हमने बात की थी थोड़ी बहुत। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको अब जो है वो समझ में आने लगा होगा, चाहे आप पहली बार क्यों ना पढ़ रहे हो। ठीक है। अब मुझे थोड़ा सा समय दो भाई, इस मैप को थोड़ा मैं अच्छे से कर लूँ पहले, क्योंकि इसके अंदर भी हम अब दो तीन इंफॉर्मेशन लिख देंगे। लगे हाँ तो आप चाहें तो मैप बना लें, अगर सिनॉप्सिस मेरे साथ बना रहे हैं तो। और भाई देखो, मैं आपको सिंपली कहूंगा दोस्तों, इस क्लास को ये इस समझ कर आप टाइम पास ना करें कि भाई ऑनलाइन क्लास है तो हम वैसा तरीका नहीं अपनाएंगे। आप ऑनलाइन पढ़ते हैं ऑफलाइन पढ़ते हैं मैटर नहीं करता, आपकी अप्रोच क्या है और आप किस लगन से पढ़ रहे हैं, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट। वरना गलत पढ़ने वाले तो कहीं भी गलत पढ़ लेते हैं। चलिए देखिए, ये क्या है भाई? ये है दोस्तों मध्य भारत का पठार। और दोस्तों इस मध्य भारत के पठार का अगर मैं आपसे बात करूं, तो देखो कुछ इस प्रकार है। यहां से इतना भाग इसलिए छोड़ दिए क्योंकि ये जो हिस्सा है ये बुंदेलखंड कहलाता है। ये क्या कहलाता है? बुंदेलखंड।
अब देखिए एक एक करके बात करते हैं भाई, एक एक कर कर हम यहाँ पर बात करेंगे। और देखिए जरा पेन वैन सेट कर लूँ मैं अपने। चलिए ओके, कुछ इस तरीके का कॉम्बिनेशन अपन बना रहे थे। चलिए भाई, सबसे पहला पॉइंट दोस्तों जो हम देखने वाले हैं मध्य भारत के पठार का, इसकी स्थिति और इसकी आकृति। पहला पॉइंट क्या रहेगा? स्थिति, कहां पर सिचुएटेड है। और दूसरा दोस्तों, इसका आकार कितना है या इसकी आकृति कितनी है। ये हमारा पहला पॉइंट। और देखिए आप अगर इस मध्य भारत के पठार को देखें तो इस मध्य भारत के पठार के दक्षिण में आपको क्या देखने को मिलेगा? मालवा का पठार देखने को मिलेगा। भाई यहाँ मालवा का पठार है, ये तो हमने देख ही लिया। ये कौन सी दिशा हो गई? दक्षिण। ये कौन सी दिशा है दोस्तों? ये और ये कौन सी दिशा है? ये है पूर्व दिशा। और पूर्व में आपको ये वाला हिस्सा पूरा क्या देखने को मिलेगा? बुंदेलखंड। भाई ये रीवा पन्ना का पठार है, लेकिन ये जो है ये क्या है? बुंदेलखंड। और यहां पर क्या देखने को मिलेगा? यहां पर देखने को मिलेगा बघेलखंड। इसके अलावा दोस्तों इस तरफ यहां पर क्या देखने को मिलेगा? यहां पर देखने को मिलेगा अरावली पर्वत। तो देखिए ये जो मध्य भारत का पठार है, यह मध्य भारत का पठार मध्य प्रदेश के दोस्तों कहां पर स्थित है? ये कौन सी दिशा है भाई? ये है उत्तर और पश्चिम। तो दोस्तों यह मध्य प्रदेश के उत्तर पश्चिम में सिचुएटेड। कहां पर है? मध्य प्रदेश के उत्तर पश्चिम में। और इसके दक्षिण में, इसके दक्षिण में क्या है भाई? इसके दक्षिण में है मालवा, मालवा का पठार। दोस्तों इसके पूर्व में, चलो उत्तर पहले देख लो दोस्तों, इसके उत्तर में, इसके उत्तर में क्या आएगा भाई? मध्य भारत के पठार के उत्तर में क्या सिचुएटेड? तो दोस्तों इसके उत्तर में आपको ऐसा कुछ एमपी का भाग देखने को नहीं मिलेगा। आप सीधे तौर पे कह सकते हो कि इसके उत्तर में आपको जो है वो बुंदेलखंड का भाग देखने को मिलता है, लेकिन एमपी का बुंदेलखंड नहीं बल्कि यूपी का बुंदेलखंड देखने को मिलता है। ऊपर वाला भाग यूपी राजस्थान वाला हिस्सा है, यूपी का कह दिया हमने। इसके अलावा दोस्तों अगर हम पूर्व की बात करें, पूर्व और पश्चिम में, तो इसके पश्चिम में है अरावली और क्या लग जाता है? राजस्थान। और इसके पूर्व में क्या है? तो इसके पूर्व में हमें देखने को मिलता है बुंदेलखंड। चलो बघेलखंड लिखना है तो लिख देना, अदरवाइज मेनली क्या पड़ता है? बुंदेलखंड पहले पड़ेगा, तो बुंदेलखंड हमने लिख दिया। और अगर हम इसके दोस्तों आकार की बात करें कि भाई इसका आकार कितना है, इसका आकार कितना है, ठीक है, पहले आकार की बात कर रहे हैं, पहले इसको अपने दिमाग में भाई अच्छे से फ्रेम कर लीजिए, इसे अच्छे से फ्रेम कर लीजिए। चलिए फिर आकार की बात करते हैं। आकार कितना है? 32,886 वर्ग किलोमीटर। अरे 32,896 वर्ग किलोमीटर है भाई। और अगर हम प्रतिशत की बात करें, मध्य प्रदेश के कुल क्षेत्रफल में इसका प्रतिशत कितना है दोस्तों? 10.7%। कितना है? 10.7%। सही है? मोटे तौर पे 10.7 बोल दो, और अगर एग्जैक्टली बोलना है भाई तो 10.68% बोलो। फिर अगर एग्जैक्टली बोलना है तो कितना बोलो? 10.68% बोल दो। पर अब इतना चलता है यार, कोई ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 6 8 बोलो, 7 बोलो, माइनर सा अंतर है। एग्जैक्ट मैंने यहाँ लिख दिया, मोटे तौर पे आप 10.7 भी बताओगे तो ऐसा भारी कोई नंबर नहीं कटने वाले आपके, पर एग्जैक्ट यहाँ मैंने लिख दिया। ठीक है, चलो इसको हटा दे रहे हैं यहाँ से, अच्छा भी नहीं लग रहा था। चलें, तो हमने अभी तक क्या क्या देखा है दोस्तों? स्थिति कहाँ पर है? मध्य प्रदेश के उत्तर पश्चिम में, और इसके दक्षिण में मालवा, उत्तर में यूपी का बुंदेलखंड।
पूर्व में एमपी का बुंदेलखंड और इस तरफ अरावली। चलें कुछ चीजें और देख लेते हैं भाई, कुछ चीजें और देख लेते हैं इसके बारे में। और क्या देखना है हमें? स्थिति और हमने क्या देख लिया? आकार देख लिया। अब बात करते हैं दोस्तों इसका निर्माण कैसे हुआ, कैसे बना ये, इसका निर्माण कैसे हुआ। तो दोस्तों इसका जो निर्माण है यह है आर्कियन चट्टानों से हुआ है। किससे हुआ है? आर्कियन चट्टानों से हुआ है, आर्कियन चट्टानों से। कैसे हुआ है? आर्कियन चट्टानों से इसका भी निर्माण हुआ है। लेकिन लेकिन अब यहां पर जो चट्टानें पाई जाती है वो केवल आर्कियन नहीं पाई जाती साथियों। यहां पर जो चट्टानें पाई जाती है वो केवल आर्कियन नहीं पाई जाती, अब यहां पर आपको थोड़ी बहुत आर्कियन देखने को मिलती और आर्कियन के अलावा यहां पर आपको विंध्यन चट्टानें भी देखने को मिलती है। तो आर्कियन के अलावा कौन सी चट्टानें हैं? यहाँ पर विंध्यन चट्टानें हैं और यहाँ पर कुछ मात्रा में धारबाड़ की चट्टानें भी देखने को मिलती। और ये आर्कियन, विंध्यन और धारबाड़ क्या है हमने पढ़ चुका ना, जो पुराने लेक्चर है उसमें तो हमने पढ़ लिया। तो भाई इसका निर्माण आर्कियन चट्टानों से हुआ है, लेकिन अब यहाँ पर आर्कियन, विंध्यन और धारबाड़ चट्टानें आपको देखने को मिलती है। ठीक है, तो हमने निर्माण देख लिया, चट्टानें देख ली। भाई मिट्टी की बात करते हैं, यहाँ पर कौन सी मिट्टी पाई जाती है? जो चट्टानों के टूटने से ही क्या बनेगी? मिट्टी। और दोस्तों यहाँ पर पाई जाती है आपको जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। इंग्लिश में इसको एलुवियल सॉइल कहते हैं, या हिंदी में इसका एक और नाम है दोमट मिट्टी। मैं जब अभी हटूंगा यहाँ से तब आपको अच्छे से दिखाई देगा। तो दोमट के साथ साथ यहाँ पर आपको काली मिट्टी भी देखने को मिलती है। लेकिन आप, मैं सीधे यहाँ पर लिख रहा हूँ, यहाँ पर आपको कैसी मिट्टी देखने को मिलती है? जलोढ़ और साथ में कुछ मात्रा में काली मिट्टी देखने को मिलती है। चलो लिख देते हैं, जब मैं हटूंगा तब बेहतर दिखाई देगा। अब देखो, तो इसका निर्माण आर्कियन चट्टानों से हुआ है। आर्कियन, विंध्यन, धारबाड़ क्रम की चट्टानें यहाँ पाई जाती है। मिट्टी की बात करें भाई तो यहाँ जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है दोस्तों। और आप सभी जानते हैं जल से लिपट कर, जल से ओढ़ कर जो मिट्टी आती है उसे जलोढ़ मिट्टी कहते हैं। दोस्तों नदियों के द्वारा बहाकर लाई गई मिट्टी जो है वो जलोढ़ मिट्टी या दोमट मिट्टी कहलाती है। इंग्लिश में इसे एलुवियल सॉइल कहते हैं। और यह मिट्टी बहुत ही ज्यादा उपजाऊ होती है और यही कारण है कि हमें ये जो क्षेत्र है ये बढ़िया कृषि संपन्न क्षेत्र देखने को मिलता है। हालांकि कुछ क्षेत्र नहीं है कृषि संपन्न, लेकिन इसके बावजूद भी हमें इसका, क्योंकि इसमें काफी सारे क्षेत्र आते हैं भाई। अगर आपने एमपी का विभाजन पढ़ा तो इसमें गुना आता है, इसमें शिवपुरी आता है, इसमें मंदसौर, नीमच भी आ जाता है थोड़ा थोड़ा। इसके अलावा ग्वालियर आता है, तो ये सब इसमें आते हैं। तो इसमें जो है उत्पादन होता है, लेकिन कुछ इलाका इसमें ऐसा है जो उपजाऊ नहीं है। ठीक है, चलो मिट्टी के अलावा ऊंचाई देख लेते हैं लगे हाथों। तो दोस्तों देखिए इसकी जो ऊंचाई है, अ, ऊंचाई की अगर हम बात करें तो अब इसकी ऊंचाई भी दो प्रकार से हमें पढ़नी पड़ेगी। देखिए जहां पर पठार है वहां पर इसकी ऊंचाई लगभग लगभग 400 से 450 मीटर तक चली जाती है। और जहां पर घाटी है मतलब जहां पर गड्ढा है, गहराई है, वहां पर ये 150 मीटर तक गहरी है। कितने मीटर तक गहरी है? 150 मीटर तक गहरी है। क्या बात समझ में आ रही है भाई? ऊंचाई की बात करें तो ऐसा तो है नहीं कि पूरा पठार है, नहीं भाई। कुछ इसका भाग कैसा है? घाटी भी है। चंबल की वजह से यहाँ घाटियां भी बनी। तो पठार की बात करें तो 450 तक हाइट चली जाती है। पहले की तुलना में कम है। अगर मालवा से देखें भाई, मालवा से अगर कंपेयर करें तो मालवा की हाइट कितनी थी? 300 से 800 मीटर हाइट थी इसकी, 300 से 800 मीटर। लेकिन इसकी हाइट 300 से 800 नहीं है भाई, इसकी हाइट कितनी है? 400 से 450 है। और घाटियों में इसकी हाइट काफी कम हो जाती है। कितनी हो जाती है? 150 मीटर हो जाती है। अगर हम बात करें कि यहाँ की सर्वोच्च चोटी क्या है, यहाँ की सर्वोच्च चोटी क्या है? तो दोस्तों यहाँ की सर्वोच्च चोटी का नाम आपने शायद पहली बार सुना होगा। क्या है भाई? यहाँ की सर्वोच्च चोटी का नाम है टोंगरा।
क्या नाम है? टोंगरा। और ये जो टोंगरा है ये आ, आपको कहाँ देखने को मिलेगा? ये टोंगरा देखने को मिलेगी आपको श्योपुर में। कहाँ पर? श्योपुर में। चलें भाई। तो दोस्तों यहाँ की सर्वोच्च चोटी क्या कहलाती है? टोंगरा कहलाती है, जो कि श्योपुर से करीब करीब 100-120 किलोमीटर जो है दूर है। चलिए, तो हमने मध्य प्रदेश के भौगोलिक भाग में दूसरा जो है वो पोर्शन देखा है, मध्य भारत का पठार। और इस मध्य भारत के पठार में स्थिति और आकार हमने देखा। कहाँ पर स्थित है मध्य भारत का पठार? मध्य प्रदेश के उत्तर पश्चिम में है दोस्तों। ठीक है, चलो रिवीजन कर लें पहले इतनी चीजों का। तो ये जो मध्य भारत का पठार है ये कहाँ पर है? मध्य प्रदेश के उत्तर पश्चिम में। ये हो गया उत्तर, ये हो गया पश्चिम, दोनों के बीच में। इसके दक्षिण में मालवा है। आंख बंद करेंगे तो दिखना चाहिए हमें। इसके पश्चिम में मालवा है। इसके इस तरफ, सॉरी, इसके दक्षिण में मालवा है। इसके पश्चिम में क्या है? अरावली। इसके पूर्व में इधर क्या है? बुंदेलखंड। उत्तर बताना है तो बताओ, नहीं बताना है तो मत बताओ। बताना है तो बता देना कि ये बुंदेलखंड, यूपी वाला बुंदेलखंड इसके उत्तर में है। सही। इसका कुल क्षेत्रफल कितना है भाई? इसका कुल क्षेत्रफल कितना है? इसका कुल क्षेत्रफल है 32,896 वर्ग किलोमीटर। और कितने प्रतिशत है? 10.68% ये हिस्सा कवर करता है। तो 32,886 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। जबकि अगर हम बात करें किसकी? मालवा की, तो भाई मालवा का कितना था? मालवा का 88,222 था। तो कहाँ 88,222 और कहाँ 32,000? मतलब मालवा से बहुत छोटा है। मैप में देख के बड़ा लग रहा होगा कि हमारे यहाँ के जो मैप बने हैं ना, पूरी दुनिया के जो मैप बने हैं वो थोड़े गलत बने हैं। उसमें नॉर्थ की चीजें बड़ी दिखाई गई है और जैसे जैसे हम नीचे आते हैं छोटी दिखाई गई। जब आप वर्ल्ड मैप देखते हो तो वर्ल्ड मैप में श्रीलंका जितना छोटा दिखाई देता है उतना छोटा है नहीं, और ग्रीनलैंड जितना बड़ा दिखाई देता है उतना है नहीं। क्योंकि मैप बनाते समय कुछ कमियां रह गई थी जिस वजह से वो ऐसा बना है। ठीक है। तो मध्य भारत के पठार का जो एरिया है वो कितना है? 800, सॉरी 32,896। मैं क्या बोल रहा हूँ भाई, 3287 कहाँ पहुंच गए? 32,896 है। और 10.68%। फिर हमने देखा इसका निर्माण जो है वो आर्कियन चट्टानों से हुआ। लेकिन यहाँ पर आर्कियन के अलावा विंध्यन और धारवाड़ चट्टानें भी देखने को मिलती है। मिट्टी यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी एलुवियल, यानी कि दोमट, यानी कि कछारी, यानी कि जलोढ़। सब एक ही नाम है, दोमट बोल दो, कछारी बोल दो, जलोढ़ बोल दो, एलुवियल बोल दो। नदियों के साथ बहकर आई मिट्टी जलोढ़ कहलाती है। सबसे ज्यादा उपजाऊ मिट्टी है। और मध्य प्रदेश में जलोढ़ मिट्टी केवल मध्य भारत के पठार में पाई जाती है। इसके अलावा काली मिट्टी भी देखने को मिलती है। ऊंचाई कैसी है भाई? ऊंचाई एक जैसी नहीं। जहां पठार है वहां पर 400 से 450 मीटर ऊंचाई, और जहां घाटी है, गहराई है, वहां पर 150 मीटर की ऊंचाई। चलो इतना देख लो, फिर हम आगे चलेंगे। देखिए भाई, कोशिश कीजिए कि यहीं पर याद हो जाए। एक बार बनाइए मैप इस तरीके का। जब आप बनाओगे तो आपको इजीली चीजें याद होगी। फिर हम आगे चलेंगे। जल्दी से बनाओ, और आगे चलना है तो फिर एक छोटा सा मैप बना लेते हैं। मैप बना रहता है तो अच्छा फील आता है पढ़ने का। चलें, आगे की बात करते हैं दोस्तों, क्योंकि अभी हमें और भी इसमें चीजें देखनी है, तो इसको यहाँ ले आते हैं। और भाई इसे भी थोड़ा सा कलर कर देते हैं जैसे उससे करे थे। तो ये यहाँ से है हमारा कुछ इस तरीके का मामला। ये थोड़ा बहुत इधर उधर हो जाता है क्योंकि एक्चुअली क्या है, हम नाप कर नहीं बनाते हैं चीजों को। तो थोड़ा बहुत ऐसा होता है। पर आप जब एग्जाम में, जैसे मान लीजिए जो लोग मेंस तैयार करना चाहते हैं और वो चाहते हैं कि भाई हम अभी ही थोड़ा मेंस का देखें,
तो आप इसी तरीके से पॉइंट्स बनाकर लिख सकते हैं दोस्तों, ठीक है, और इसी तरीके से रिप्रेजेंट भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, तो बाकी चीजें देख लेते हैं दोस्तों। अब देखिए इसके बारे में हमें क्या देखना है, सबसे पहले देखना है यहाँ की जलवायु कैसी है। भाई हम तो ग्रीन का नहीं येलो का इस्तेमाल करते हैं इन कामों के लिए। तो अब हमें देखना है यहाँ की जलवायु, यहाँ की जलवायु कैसी। जब जलवायु देख लेंगे तो फिर हम देखेंगे यहाँ का तापमान कैसा है। जब तापमान देख लेंगे तो फिर देखेंगे यहाँ पर वर्षा कैसी होती है। सही है। इसके अलावा दोस्तों हम देखेंगे यहाँ पर एग्रीकल्चर कैसी है। इसके अलावा हमें देखना है कि यहाँ पर कौन कौन से खनिज जो हैं वो पाए जाते हैं। इसके अलावा एक पॉइंट उधर छूट गया था कि इसका ढलान किस तरफ है वो भी देख लीजिए, क्योंकि हमने ये तो देख लिया कि भाई इसका पठार 450 मीटर तक ऊंचा है, घाटी 150 मीटर तक ऊंची है, और इसकी जो सर्वोच्च चोटी है दोस्तों वो क्या कहलाती है, टोंगरा कहलाती है। क्या कहलाती है, टोंगरा कहलाती है। और देखिए इसका जो ढलान है दोस्तों वो उत्तर पश्चिम में है। जैसे मालवा के पठार का ढलान पूरा नॉर्थ की तरफ था, उसी तरीके से इसका कहाँ है, थोड़ा सा इस तरफ है, उत्तर पश्चिम की तरफ। इस तरफ ढलान हमें देखने को मिलता है, मतलब इसमें बहने वाली नदियां जो है वो उत्तर पश्चिम की तरफ जाएंगी। अच्छा, यहां से कौन कौन सी नदियां बहती है वो भी तो देखना है। तो यहां पर देख लेंगे यहां से निकलने वाली नदियां। चलें, इतने पॉइंट फिलहाल हमें जो है कवर करने हैं। देखिए भाई यहाँ की जलवायु कैसी है दोस्तों, यहाँ की जो जलवायु है ये ऐसी होती है कि यहाँ पर दोस्तों गर्मी के दिनों में अत्यधिक गर्मी पड़ती है। गर्मी में अत्यधिक गर्मी, ऐसा लगता है जैसे रेगिस्तान बन गया। और अगर ठंड पड़ जाए तो ठंड जो है, ठंड में आपको यहाँ पर अत्यधिक ठंड जो है वो भाई यहाँ पर देखने को आपको मिल सकती है, ठीक है। तो गर्मी में बहुत ज्यादा गर्मी और ठंड में अत्यधिक ठंड। और इस प्रकार की जलवायु को महाद्वीपीय जलवायु कहते हैं, याद कर लीजिए इसे, कॉन्टिनेंटल क्लाइमेट इसे कहते हैं। इस प्रकार की जलवायु जहां पर दिन बहुत ज्यादा गर्म, रातें बहुत ज्यादा ठंडी, या फिर गर्मी में बहुत ज्यादा गर्मी और ठंड में बहुत ज्यादा ठंडी। और जब गर्मी पड़ती है तो यहाँ का टेम्परेचर 45 से ऊपर चल जाता है, और जब ठंड पड़ती है तो यहाँ का टेम्परेचर 10 के नीचे आ जाता है। गर्मी में बहुत ज्यादा गर्मी और ठंड में बहुत ज्यादा ठंड आपको यहाँ पर देखने को मिलती है। और इस प्रकार की जलवायु को क्या कहते हैं, महाद्वीपीय जलवायु कहते हैं। क्या कहते हैं, महाद्वीपीय जलवायु कहते हैं भाई, ठीक है। अब देखो तापमान की बात करते हैं, यहाँ का मैक्सिमम टेम्परेचर भी हमें देखना है और यहाँ का मिनिमम टेम्परेचर भी हमें जो है वो जानना है। देखिए अगर हम मैक्सिमम टेम्परेचर की बात करें तो मैक्सिमम टेम्परेचर 44 से 45 तक चला जाता है। यहाँ पर कितना चला जाता है, 44 से 45 डिग्री के आसपास चला जाता है। और अगर हम न्यूनतम की बात करें तो 10 से 15 के बीच में आ जाता है। तो अधिकतम तापमान वैसे तो 10 से नीचे भी आ जाता है, लेकिन एवरेज इसका 10 से 15 के बीच में आएगा। तो 44 से 45 अधिकतम और 10 से 15 न्यूनतम। क्योंकि भाई देखो गर्मी के दिनों में बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है इस क्षेत्र में, ग्वालियर में, गुना में, श्योपुर में, दतिया में, शिवपुरी में, ये वही क्षेत्र है। और अगर वर्षा की बात करें तो भाई यहाँ पर कम वर्षा होती है दोस्तों, कम वर्षा वाला क्षेत्र है। कैसा है, कम वर्षा वाला क्षेत्र जो है ये है। कुल मिलाकर यहाँ पर दोस्तों 75 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है। दोस्तों ऐसा कोई भी क्षेत्र जहां पर एवरेज रेनफॉल 75 से कम होता है उसे हम कम वर्षा वाला क्षेत्र कहते हैं। और अगर 40 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा हो रही है तो हम उसे रेगिस्तान कहने लगते हैं। पर ये रेगिस्तान नहीं है, कम वर्षा वाला क्षेत्र है। यहाँ पर आपको बहुत ज्यादा वर्षा जो है वो देखने को नहीं मिलेगी भाई, ठीक है। एग्रीकल्चर की बात करते हैं दोस्तों। जलोढ़ मिट्टी यहाँ पर पाई जाती है, और जलोढ़ मिट्टी के कारण
कृषि होती है यहाँ पर अच्छी, कृषि होती है। और क्या क्या होता है, सरसों यहाँ पर आपको काफी देखने को मिलेगा, मूंगफली भी काफी देखने को मिलेगी। ठीक है, तो यहाँ पर आपका क्या हो जाता है, सरसों है, मूंगफली है। इसके अलावा गेहूं तो होता ही होता है, कोई बात ही नहीं। थोड़ा बहुत यहाँ पर हमें बाजरा भी देखने को मिलता है। तो गेहूं, बाजरा, सरसों, मूंगफली। इनफैक्ट अगर मैं बात करूं तो इसे दोस्तों सरसों की हांडी भी कहते हैं। इसे क्या कहा जाता है, सरसों की हांडी भी बोल देते हैं लोग। यहाँ पर सरसों इतना ज्यादा होता है कि इसे क्या कहा जाता है, सरसों की हांडी कहा जाता है। जैसे मालवा को गेहूं की हांडी कहा था हमने, उसी तरीके से ये क्या हो गया दोस्तों, सरसों की हांडी जो है ये बन गया। चलिए खनिज की बात करते हैं दोस्तों। देखिए जब खनिज की बात करते हैं तो यहाँ पर हमें ज्यादातर चूना पत्थर देखने को मिलता है। और चूना पत्थर ही आगे चलकर किस में कन्वर्ट हो जाता है, मार्बल में, संगमरमर भी हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। तो चूना पत्थर और संगमरमर हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। एक बार देखिए इसे, देखिए डिटेल काफी ज्यादा है तो आराम से पढ़ना पड़ेगा। देखिए भाई दोस्तों, यहाँ की जो जलवायु है ना तो बहुत ज्यादा गर्म है ना बहुत ज्यादा ठंडी है, यहाँ पर महाद्वीपीय जलवायु पाई जाती है। जबकि इसके नीचे मालवा है, मालवा में सम जलवायु पाई जाती है। देखो मालवा और मध्य भारत में बहुत अंतर है। मालवा में ना तो बहुत ज्यादा गर्मी ना बहुत ज्यादा ठंड, जबकि थोड़ा ऊपर जाओ मध्य भारत में तो बहुत गर्मी में बहुत गर्मी और ठंड में बहुत ठंड। ठीक है, तापमान अधिकतम 45, न्यूनतम 10। कम वर्षा वाला क्षेत्र है, 75 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है। और जलोढ़ मिट्टी के कारण यहाँ पर एग्रीकल्चर हो जाता है। सरसों है, मूंगफली है, गेहूं है, बाजरा है, बढ़िया होता है। इसे सरसों की हांडी भी कहते हैं। इस वाले क्षेत्र में आपको चूना पत्थर और मार्बल जो है वो देखने को मिलता है भाई। क्या मिलता है, चूना पत्थर और मार्बल दोस्तों देखने को मिलता है। ठीक है, इसके अलावा देखिए अगर हम नदियों की बात करें यहाँ की, तो यहाँ की नदियां क्या क्या है, चंबल है, सिंध है। इसके अलावा दोस्तों एक नदी है कूनो, जिसके नाम पे नेशनल पार्क बन गया हमारे यहाँ। एक नदी है कुवारी, तो दोनों का नाम हो गया कूनो और कुवारी। तो ये नदियां हैं हमारे यहाँ। इसके अलावा यहाँ पर पार्वती नदी भी है। तो देखिए ये सारी की सारी नदियां किस तरफ बहती होगी, उत्तर पश्चिम की ओर बहती है। मतलब थोड़ा सा ऐसा जाके और ऐसा हो जाती है। और ऐसा इसलिए दोस्तों क्योंकि यहाँ का जो ढालान है वो उत्तर पश्चिम की ओर है। ढालान किस तरफ है, उत्तर पश्चिम की ओर। चलिए भाई, तो जल्दी से देखिए एक बार मध्य भारत का पठार, इसे भी देखिए और फिर हम चलेंगे। देखो इसे एक बार। और देखिए दोस्तों, मैं आपको वही बताना चाह रहा हूँ कि एक दो टॉपिक ऐसे हैं जहां पर आपको डिटेल ज्यादा देखनी है। अदरवाइज आपको कुछ ऐसे टॉपिक भी देखने को मिलेंगे जहां पर बहुत सारे फैक्ट्स जो है वो हम डिस्कस करेंगे। लेकिन देखिए जब तक आप ऐसे बेसिक टॉपिक कवर नहीं करते हैं, आपसे वो क्वेश्चन नहीं बनेंगे जो आजकल एग्जाम में आ रहे हैं। चलिए भाई एक बार रिवीजन कर लेते हैं। दोस्तों हम देख रहे हैं मध्य भारत का पठार, और यह मध्य भारत का पठार यहाँ पर स्थित है। यह मध्य प्रदेश के 10.68% भाग को कवर करता है। और इसका पूरा क्षेत्रफल 32,896 वर्ग किलोमीटर है। कितना है, 32,896। स्थिति और आकार की बात करें तो यह मध्य प्रदेश के उत्तर पश्चिम में स्थित है। इसके दक्षिण में है मालवा का पठार, इसके पश्चिम में है अरावली पर्वत, इसके पूर्व में है बुंदेलखंड, और उत्तर में बताना है तो बता देना यूपी का बुंदेलखंड पड़ता है। ठीक, बस ये हमने बता दिया। फिर हमने बताया कि इसका जो निर्माण है यह आर्कियन रॉक से हुआ है। और यहाँ और आर्कियन के अलावा विंध्यन और धारवाड़ चट्टानें भी देखने को मिलती है। और यहाँ पर नदियों की बहुल्यता होने के कारण जलोढ़ मिट्टी नदियों के साथ बहकर आ गई है।
तो यहाँ पर जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है और ये मध्य प्रदेश का वही हिस्सा है, केवल वहीं पर जलोढ़ मिट्टी मिलती है जो कि सबसे ज्यादा उपजाऊ होती है। इसके अलावा काली मिट्टी भी है। ऊंचाई की बात करें तो पठार में ऊंचाई 450 है और घाटी में ऊंचाई 150 है। सबसे ऊंची चोटी जो है वो है टोंगरा, और टोंगरा जो है वो श्योपुर जिले के अंतर्गत आता है। ये हमने देखा। अब इसके अलावा हम आगे की बात करें तो भाई इस पूरे के पूरे मध्य भारत के पठार की ढलान उत्तर पश्चिम की ओर है दोस्तों। कहां पर है? उत्तर पश्चिम की ओर। जलवायु कैसी है? तो महाद्वीपीय जलवायु है। गर्मी में बहुत ज्यादा गर्म और ठंड में बहुत ज्यादा ठंडी हो जाती है। तापमान गर्मी में बहुत ज्यादा गर्म तो 45 डिग्री तक गर्म हो जाता है, और रात में काफी ठंड तो मतलब 10 डिग्री के आसपास टेम्परेचर पहुंच जाता है। वर्षा वर्षा कम वर्षा वाला क्षेत्र है। 75 सेंटीमीटर से कम वर्षा यहाँ पर होती है। एग्रीकल्चर की अगर हम बात करें तो जलोढ़ मिट्टी होने के कारण एग्रीकल्चर यहाँ पर बढ़िया होता है। बहुत ज्यादा भी अच्छा नहीं होता लेकिन ठीक ठाक होता है। सरसों, मूंगफली, गेहूं, बाजरा यहाँ पर होता है। सरसों इतना ज्यादा कि इसे सरसों की हांडी कहते हैं। खनिज की बात करते हैं, बहुत ज्यादा खनिज नहीं मिलते हैं। चूना पत्थर मिलता है, मार्बल मिलता है, और नदियां हैं भाई। मालवा से निकलने वाली नदियां यहीं से बहकर आगे निकल जाती हैं। तो चंबल हो गया, पार्वती हो गया, कुछ नदी यहीं की है, कूनो, कबारी हो गया, है ना। तो नदियां भी यहाँ से निकलती है जो उत्तर पश्चिम की ओर मूव करती है। ठीक है भाई, चलें अब आगे की बात करते हैं। अब बात करते हैं अन्य विशेषताओं की। भाई इसकी अन्य भी तो विशेषताएं होगी। मध्य भारत के पठार की अन्य विशेषताएं हमें देखनी है। और देखिए, अन्य विशेषता में सबसे पहले हम बात करेंगे औद्योगिक विकास की, कि भाई इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की क्या स्थिति है यहाँ पर। तो पहला पॉइंट हमारा क्या रहेगा? औद्योगिक विकास। ठीक है, ये हमने यही फॉर्मेट तो बनाया था। हमने किस में बनाया था? मालवा में बनाया था। कि भाई सबसे पहले क्या देखा था हमने? औद्योगिक विकास देखा था। इस क्षेत्र में कितना औद्योगिक विकास हुआ है। ठीक है, थोड़ा सा रिकॉल करवाता हूं आपको। ये देखो, फिर हमने जनसंख्या, पर्यटन, इसकी बात करना शुरू कर दिए थे। तो यहाँ पर भी हम वही देखने वाले हैं कि यहाँ पर औद्योगिक विकास की स्थिति क्या है। इसके अलावा हम यहाँ पर देखेंगे पर्यटन की क्या स्थिति है। दोस्तों पर्यटन स्थल के बारे में बात करेंगे, और धार्मिक पर्यटन स्थल की भी बात करेंगे, और दूसरे पर्यटन स्थल की भी बात करेंगे। ठीक है, चले भाई इतना ही है इसमें। इसके अलावा कुछ अन्य बात अगर हमें देखनी होगी तो हम यहाँ देख लेंगे। कुछ ऐसी रैंडम, कुछ अलग बात जो किसी फोल्डर में नहीं आएगी, वो हम यहाँ देख लेंगे। अब देखिए, औद्योगिक विकास की बात करें तो औद्योगिक विकास बहुत ज्यादा भी अच्छा नहीं है, बहुत बुरा भी नहीं है। ठीक है, औसत है। मालवा से थोड़ा कम है, लेकिन औसत दर्जे का आपको जो है वो औद्योगिक विकास देखने को मिलता है। लेकिन हाँ, यहाँ पर बहुत सारी चीजें आपको देखने को मिल जाएगी। बहुत सारी चीजों का मतलब है यहाँ पर आपको उद्योगों में आपको चीनी मिट्टी और सुगर मिल, चीनी मिट्टी के सामान यहाँ पर बनाए जाते हैं। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर सुगर, गन्ने की फैक्ट्री। इसके अलावा यहाँ पर दोस्तों आपको जो है वो पोल्ट्री फार्म देखने को मिलेगा। तो चीनी मिट्टी, पोल्ट्री फार्म, सुगर, ये सब यहाँ पर पाए जाते हैं। और ये भी सब कहाँ मिलते हैं? तो ये दोस्तों कुछ ग्वालियर में है, कुछ मुरैना के कैलारस में है, कैलारस। कुछ कहाँ पर है? डबरा में है। कुछ कहाँ पर है? डबरा में। तो इस प्रकार ये वो जगह है जहां पर हमें औद्योगिक विकास मध्य भारत के पठार में देखने को मिलता है। ऐसा नहीं है कि विकास कम है, पर ठीक ठाक है। मालवा से कम है, लेकिन बुंदेलखंड से, एमपी से ज्यादा है। और यहाँ पर चूंकि गन्ना भी होता है, तो यहाँ पर गन्ने बनाने वाले कारखाने भी हमें देखने को मिलते हैं। हाँ, और इसके अलावा कत्था उद्योगों के लिए भी यहाँ पर जो है वो हमें फैक्ट्रीज देखने को मिलती हैं। अब एक जमाने में तो कत्था ऐसा है कि केवल हाथों से निकाला जाता था, लेकिन अब चूंकि टेक्नोलॉजी आ गई है तो अब भाई कत्थे की मशीन भी आपको देखने को मिल जाती है। ठीक है भाई,
इसके अलावा एक और उद्योग है दोस्तों, यहाँ पर आपको सीमेंट उद्योग भी देखने को मिलता है। चूना पत्थर जहां पर पाया जाएगा वहां पर सीमेंट उद्योग भी देखने को मिलेगा। और सीमेंट उद्योग कहाँ देखने को मिलता है? मुरैना में। तो देखिए काफी सारा औद्योगिक विकास हुआ है। पर्यटन स्थल की बात करें दोस्तों तो यहाँ पर हमें धार्मिक पर्यटन स्थल भी देखने को मिलते हैं। धार्मिक की अगर हम बात करें तो ग्वालियर में काफी सारे हमें मंदिर देखने को मिल जाते हैं। ग्वालियर में मिलता है, गुना में मिलता है। काफी सारे मंदिर ग्वालियर और गुना में हमें देखने को मिलते हैं भाई। ठीक है। इसके अलावा घूमने लायक स्थल की बात करें तो भाई वही है, ग्वालियर का किला है जहां पर आप घूम सकते हो। इसके अलावा आपको और क्या देखने को मिलेगा? ग्वालियर है, दतिया है, शिवपुरी है इसमें। इसमें आपका, चलें बाकी तो फिर ऐसी नॉर्मल शहर हैं तो आप लिख देना ईटीसी। बाकी नेशनल पार्क है, माधव नेशनल पार्क है, कूनो नेशनल पार्क है, ये हमें देखने को मिलता है। और अन्य की बात करें दोस्तों तो याद रखिएगा मध्य प्रदेश में यह क्षेत्र पीली क्रांति के लिए जाना जाता है। पीली क्रांति का संबंध किससे है दोस्तों? पीली क्रांति का संबंध है सरसों से। क्योंकि हमारे देश में पहले सरसों कम होता था, तो सरसों के उत्पादन को बढ़ाने के लिए सरकार ने येलो रेवोल्यूशन लेकर आया था, जिसका सबसे ज्यादा प्रभाव हमारे यहाँ मध्य भारत के पठार में, एमपी में देखने को मिला। ठीक है भाई, तो ये अन्य विशेषताएं हो गई। चलिए, ये अन्य विशेषताएं भाई। चलिए अब दोस्तों आप लोग जल्दी से बताइए कि कितने लोगों को समझ में आया भाई, आज की पूरी क्लास कितने लोगों को समझ में आई? अगर समझ में आई है तो बहुत अच्छी बात है। एक चीज और छूट रही है यार, यहाँ पर एक चीज और जोड़ो। हमने यहाँ वनस्पति नहीं देखी है, तो अब वनस्पति कहाँ देख लें अपन? यहाँ पर अलग से देख लेते हैं वनस्पति। अरे होना चाहिए, हालांकि ऐसे एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आते नहीं है, लेकिन अब लगे हाथों जब पूरा ही पढ़ रहे हैं तो पढ़ लेते हैं, कभी ना कभी तो काम आ ही जाएगा। देखो वनस्पति की बात करें तो यहाँ पे वर्षा कम होती है ना, तो वर्षा कम होती है तो सागुन तो नहीं हो सकता यहाँ पे, ना आम हो सकता है। कम पानी वाले पौधे जैसे कि बबूल, जैसे कत्था काय से बनता है? खैर। होली में रंग निकालने वाला कलर पलाश, तो बबूल, खैर, पलाश, इस प्रकार के पेड़ पौधे यहाँ पर पाए जाते हैं भाई। चलिए दोस्तों, तो इतना काफी है और बहुत सारे फैक्ट्स हमने देख लिए। मध्य भारत के पठार को क्या कहा जाता है? सरसों की हांडी कहा जाता है मध्य प्रदेश। थंब भेजकर बताइए, थंब भेजिए कि आपको ये समझ में आया कि नहीं आया। अगर समझ में आ गया है तो फिर हम बुंदेलखंड की तरफ चलेंगे साथियों। जल्दी से थंब भेजिए। चलो सबको तो आ रहा है भाई समझ में। शिवानी, रश्मि, सहेंद्र, नम्रता, चंचल भी हो गई उसमें, भारती, बीना, नीलू, आस्था, पूजा। और कौन कौन है भाई? शिवम कहाँ है? प्रिंसी। आप लोगों को समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? प्रिंसी, भारती, शिवम। आप लोग बताएं भाई। सही है, और मैं आपसे यही कहूंगा साथियों, सिनॉप्सिस बनाते हुए चलिए। एक बार की मेहनत रहती है, एक बार अगर आपने बहुत अच्छे से टॉपिक को कवर कर लिया उसके बाद लगता ही नहीं है कि ये ज्यादा है। पहली पहली बार में लगता है कि नहीं यार हम ज्यादा पढ़ रहे हैं या फिर डिटेल ज्यादा हो रही है। देखो डिटेल होने दो ना ज्यादा, आप एक दो बार उसे पढ़ लोगे तो पूरा याद हो जाएगा आपको। और आप जानते हो अगर आप मध्य प्रदेश का किसी भी
मध्य प्रदेश का कोई भी डिपार्टमेंट हो, कोई भी एग्जाम हो, एमपी आना ही आना है। ठीक, तो इंपॉर्टेंट बन ही जाता है। बिल्कुल बिल्कुल शिवम, है ना। चलिए, तो भाई ये था हमारा क्या, मध्य भारत का पठार। और इसका रिवीजन आप करोगे अब इसके बाद, मतलब क्लास जब हो जाएगी तो कल इसका रिवीजन कर लेना। देखो मैं आप लोगों को यही सलाह दूंगा, आप रात में क्लास लगाते हो तो रात में क्लास लगाने के बाद कल कल आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आज की क्लास का आप क्या करें, रिवीजन करें। और आप रिवीजन कैसे करेंगे, क्लास को आप फिर से देखेंगे 1.5 या 1.75x, आपको जैसा लगा आप वैसा देख लो। स्पीड से हमें एक बार फिर से क्लास जो है वो लगानी है। उससे क्या होता है, देखो क्लास लगाना और नोट्स पढ़ने में अंतर है। जब आप क्लास लगाओगे तो आपको आवाज सुनाई देगी, तो चीजें जल्दी दिमाग में बैठेगी। और रिवीजन तो आप ऐसा है कुछ काम करते हुए भी कर सकते हैं भाई। अगर समय नहीं मिलता है इतना, बाकी सब्जेक्ट भी पढ़ने होते हैं, आप काम करते हुए भी कर सकते हैं। इनफैक्ट अगर मैं बताऊं तो भाई मैंने अपनी बहुत सारी पढ़ाई जब ऐसे की है, ठीक है, तो जब मैं पढ़ाई करता था तो वो चलता था, पेन ड्राइव कोर्सेज भी चलते थे। तो मेरा दोस्त एक दिल्ली में पढ़ता था, तो मैंने उससे पेन ड्राइव कोर्सेज से कुछ ऑडियो क्लासेस ले ली थी। तो मैं ऑडियो क्लासेस, सच बताऊं तो मैंने वॉक करते हुए भी लगाई है। तो मैं वॉक करने जाता था अर्ली मॉर्निंग, तो मैं हेडफोन में लगा लेता था, ऑडियो थी वो, तो ऑडियो ही सुनते रहता था। तो मतलब आप अगर रास्ता निकालें तो निकल सकता है, वो हमें मिथक तोड़ने पड़ेंगे कि नहीं भाई जब तक आप बोर्ड के सामने नहीं बैठोगे पढ़ाई नहीं होगी। तो ऐसा नहीं। मैंने देखा है बोर्ड के सामने बैठे हुए लोग सो जाते हैं, अगर सोना है किसी को तो। और नहीं सोना है तो पीछे बैठा व्यक्ति या फिर ये कह लो ऑनलाइन पढ़ने वाला व्यक्ति भी पढ़ लेता है। तो मैं बार बार वही कह रहा हूँ कि मीडियम मायने नहीं रखता है, हमारी अप्रोच मायने रखती है भाई, हम सिनॉप्सिस बना रहे हैं कि नहीं बना रहे हैं। दूसरा, हम रिवीजन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो रिवीजन करना है और दूसरा क्या करना है, सिनॉप्सिस बनाना है साथ में। उससे क्या होगा, लाइव क्लास का पूरा मजा आप ले पाओगे। और एक और चीज भाई, कल है शनिवार, और आप जानते हो कि कल हमारी ये वाली क्लास नहीं रहेगी। ठीक है, लेकिन कल दोस्तों फिलॉसफी की क्लास रहेगी आपकी, मेंस वालों की। मैं कल का थोड़ा बता दूं, इसमें मेंस वाले लोग भी रहते हैं। तो कल एमपीपीएससी मेंस में क्लास है भैया। तो कल एमपीपीएससी मेंस में पहले फिलॉसफी की क्लास लगेगी, और फिर इस क्लास के बाद ये क्लास लगेगी आपकी वही 8 बज के करीब करीब 15 मिनट से लेके, अरे 8:15 छोड़ो, ये क्लास आपकी लगेगी भाई 8 बजे से लेके लगभग लगभग 9 बजे तक। और भाई कल 9 बजे से हमारी मैराथन है। कल हम 9 बजे से मैराथन लगाएंगे। ठीक है, और कहां पर लगाते हैं अपन मैराथन, सबको पता है ना, यूट्यूब पे लगाते हैं मैराथन। और उसमें क्या पढ़ेंगे अपन, उसमें भी अपन एमपी ही पढ़ते हैं। और क्या पढ़ेंगे कल अपन, गोंड जनजाति पढ़ेंगे। गोंड जनजाति पढ़ेंगे और एमसीक्यू लगाएंगे। तो कल की मैराथन 4-5 घंटे की नहीं रहेगी, कल की मैराथन लगभग लगभग 3 घंटे की रहेगी। ठीक है, तो गोंड जनजाति पढ़ेंगे और लगभग लगभग 1 डेढ़ घंटे गोंड जनजाति और 1.5 घंटे के आसपास एमसीक्यू लगाएंगे कल, 50 से 60। ठीक है, तो कल का याद रखना, कल 9 बजे सबको कहाँ मिलना है, यूट्यूब में, क्योंकि वहां पर भी एमपी का एक पोर्शन आपका रेडी हो जाएगा। ठीक है भाई, चलो, तो अब हम आगे के बारे में बात करते हैं। और दोस्तों देखिए, अब हमारा तीसरा जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है भाई बुंदेलखंड। तीसरा क्या है दोस्तों, बुंदेलखंड हमारा टॉपिक। और देखिए पहले फिर से वही पूरी प्रोसीजर, एमपी का पहले मैप बना लेते हैं भाई। अब मैप तो यार हर बार बनाना पड़ेगा, कोई बात ही नहीं है। अब बनाते बनाते ठीक है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चलता है, हमारा काम होना चाहिए। अभी ऐसा नहीं कि हम बस एमपी का परफेक्ट मैप बनाने के चक्कर में ही रह जाएं। तो परफेक्ट चीजें एग्जिस्ट नहीं करती ना कुछ कमियां तो रह ही जाएगी, तो आप उसके चक्कर में मत रहिए। और अगर आप वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो फिर तो आपको बिल्कुल सोचना ही नहीं चाहिए इस बारे में कि आपका मैप कैसा बन रहा है, बस जैसा बन रहा है बना लो और आप काम चला लो।
ये जो हिस्सा आपको दिख रहा है, अब भाई इसे ना, इसे भी येलो कलर से दिखाएंगे, हर बार येलो ही दिखाते हैं अपन तो, येलो। ये जो हिस्सा आपको दिख रहा है यहां से लेके यहां तक का, दोस्तों ये है आपका बुंदेलखंड। ये जो हिस्सा दिख रहा है ये क्या है, बुंदेलखंड। ठीक है, ये है बुंदेलखंड। और इस बुंदेलखंड में हमें वही सब देखना है जो हमने मालवा में देखा है और किस में देखा है, मध्य भारत के पठार में देखा है। तो ये क्या हो गया, बुंदेलखंड। ये बुंदेलखंड है दोस्तों। चलिए भाई, अब तो आप अभ्यस्त हो चुके हो कि हमें क्या क्या जो है वो बनाने होते हैं फॉर्मेट। चलो सबसे पहले क्या देखेंगे, सबसे पहले देखेंगे दोस्तों इसकी स्थिति कहाँ पर है। अरे कुछ ज्यादा ही बोल्ड हो गया। चलें, सबसे पहले क्या देखेंगे, स्थिति। और साथ में क्या देखते हैं, आकार। ठीक है। चलो भाई बताओ भाई, इसकी स्थिति क्या होने वाली है, बताएं भाई, कमेंट करके बताएं, बुंदेलखंड की स्थिति क्या बताओगे आप एमपी में। थोड़ा तो थोड़ा तो मेहनत कीजिए और बताइए कि मध्य प्रदेश में क्या बताओगे आप। जरा मैं सेट कर लूं पेन। चलिए कमेंट कीजिए भाई, बुंदेलखंड की स्थिति क्या है मध्य प्रदेश में, कौन सी दिशा में आएगा ये, कहां पर स्थित है। उत्तर पूर्व सर, नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट, बहुत बढ़िया, तो आसान है बताना। ठीक है, कहां पर स्थित है, उत्तर पूर्व में स्थित है भाई। ये नॉर्थ हो गया आपका और ये क्या हो गया आपका, ईस्ट हो गया आपका, तो दोनों के बीच में सिचुएटेड। तो दोस्तों मध्य प्रदेश के उत्तर पूर्व में स्थित है। और देखिए अभी आप जब एग्जाम देखोगे ना प्रीवियस ईयर, तो आपको इस प्रकार के क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। अब वो सीधे पूछने लगे हैं कि भाई ये जो क्षेत्र है, कोई भी एक क्षेत्र ले लेते हैं और पूछते हैं कि वो कहाँ पर स्थित है ये बताइए। तो हमें एग्जैक्टली पता होना चाहिए कि कहाँ पर है भाई, बहुत आसान है बताना, उत्तर पूर्व में स्थित है। अब देखिए इसके इसके पूर्व में क्या आएगा, इसके पूर्व में क्या है, यहाँ पर क्या है, यहाँ बघेलखंड। इसके दक्षिण में क्या है, इसके दक्षिण में आपको, अच्छा, इसके पूर्व में बघेलखंड और क्या है, रीवा पन्ना का पठार। इसके दक्षिण में क्या है, नर्मदा सोन घाटी। इसके पश्चिम में क्या है, पश्चिम में मालवा भी है और पश्चिम में मध्य भारत का पठार भी है। तो देखिए भाई दोस्तों, इसके दक्षिण में क्या आएगा, तो इसके दक्षिण में आएगा एन एस वैली, नर्मदा सोन घाटी आएगी भाई, नर्मदा सोन घाटी। और इसके अलावा हमें क्या देखने को मिलेगा, बस दक्षिण में यही रहने देते हैं। पूर्व में क्या क्या है भाई, पूर्व में हमें देखने को मिलेगा रीवा पन्ना का पठार। पूर्व में क्या है, रीवा पन्ना का पठार। और अगर इस डायरेक्शन की बात करें तो ये डायरेक्शन क्या है, ये है पूर्व और ये है दक्षिण, तो दक्षिण पूर्व। अब एक नई कैटेगरी हमने बना दी, दक्षिण पूर्व में क्या है इसके, बघेलखंड। और इधर पश्चिम में क्या है, तो इसके पश्चिम में है मध्य भारत। और साथ में क्या आ जाएगा, थोड़ा बहुत मालवा के साथ भी ये क्षेत्र टकराएगा, तो ये हो जाएगा मालवा। ये हमने बता दी इसकी आकृति। अब हम, सॉरी, हमने इसकी बता दी स्थिति। अब हम बताने वाले हैं इसकी, इसका क्षेत्रफल, इसका आकार कितना है। अब क्या बताएंगे, अब बताएंगे इसका आकार कितना है। और देखिए इसका जो आकार है ये है 23,733 वर्ग किलोमीटर।
23,733। देखो मालवा का कितना था, मालवा का था 88,222। मालवा का कितना था, 88,222 था। इसका कितना था, इसका था 37,896। कुछ याद आ रहा है? मालवा का कितना था, मालवा का था 88,222। इसका था 37,896। इसका कितना है, 23,733, मतलब अभी तक का सबसे छोटा है। और इसका एरिया कितना है भाई, यह मध्य प्रदेश के कुल क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत एरिया कवर करता है, 7.7। ये हम पहले भी शुरुआत में भी देख चुके हैं। तो इसका एरिया कितना हो गया, 7.7%। चलें एक बार देख लो उसको, इतना एक बार देख लो, फिर हम आगे चलते हैं। भाई स्थिति और आकार के बारे में बात की है हमने। मध्य प्रदेश के उत्तर पूर्व में स्थित है, तो ये सब आप दिशा देखकर बता सकते हो। ठीक है, आकार कितना हो गया इसे याद कर लेना। क्या है, अब देखो एमपी से ना थोड़े टफ क्वेश्चन अब आना शुरू भी हो गए हैं पिछले 1-2 सालों में। तो अब क्या कब क्या पूछ लिया जाए हमें नहीं पता। 23,733, 23,733, 23 में 7 जोड़ते हो तो 30 आता है, 23 में 7 जोड़ते हो तो 30 आता है, लेकिन यहाँ पर कितना आ जाएगा, 33 आ जाएगा। 7.7% जो है वो एरिया कवर करता है बुंदेलखंड पूरे के पूरे एमपी में। चलिए बाकी पॉइंट्स की तरफ आगे चलते हैं भाई। अब हम क्या देखते हैं, और इसके अलावा हम देखते हैं इसका निर्माण कैसे हुआ, ये कैसे बनी। यहां पर चट्टानें कौन कौन सी है, यही सब देखते हैं। चट्टानों के अलावा हम देखते हैं यहाँ पर मिट्टी कौन कौन सी है। इसके अलावा हम देखते हैं यहाँ की ऊंचाई कितनी है। देखो जो भी ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन हो सकती है वो सब हम यहीं पर देख लेते हैं। ढाल भी हम यहीं पर देख लेंगे, ढाल कौन कौन सा, ढाल किस तरफ। ये पॉइंट्स हैं जो हमें याद रहने चाहिए। निर्माण, चट्टानें, मिट्टी, ऊंचाई, ढाल, ये अगर पता है तो फिर बहुत आसान हो जाता है हमारे लिए चीजों को करना। ठीक है, चले भाई बना कैसे ये देखिए। जब मैंने आपको चट्टानें पढ़ाया था तो चट्टानों में मैंने आपको बताया था दोस्तों कि ये जो बुंदेलखंड वाला इलाका है, ये बुंदेलखंड वाला इलाका ग्रेनाइट से बना है। ठीक है, ये कैसे बना है, ग्रेनाइट से। और उसे हम क्या कहते हैं, बुंदेलखंड नीस कहते हैं। तो ये जो पूरा का पूरा बुंदेलखंड है ये ग्रेनाइट से बना है। कैसे बना है, ग्रेनाइट। क्या आपने ग्रेनाइट चट्टानें देखी है भैया, क्या आपने ग्रेनाइट देखा है, किसने ग्रेनाइट देखा है, बताएं जरा कमेंट करके। कितने लोगों को लगता है कि भाई उन्होंने ग्रेनाइट देख लिया अभी तक। जैसे मार्वल देखा होगा आप लोगों ने, क्या ग्रेनाइट देखा है, बताएं यार। मार्वल देखा होगा तो ग्रेनाइट भी देखा होगा, देखा है तो बताओ, तो रिलेट कर पाओगे चीजों को। नहीं देखा, अरे भाई किचन का जो प्लेटफॉर्म होता है, किचन में जो वो जिसपे गैस वैस रखी रहती है, आमतौर पे वो ग्रेनाइट ही तो होता है। और ये ग्रेनाइट पत्थर भी ज्वालामुखी के उद्गार के द्वारा निकाले गए लावा के ठंडे होने से बनता है। ठीक है, तो ये जो ग्रेनाइट है उन्हीं चट्टानों से बुंदेलखंड बना। और ये ग्रेनाइट की चट्टानें कुछ समय बाद नीस की चट्टानों में कन्वर्ट हो जाती है। किस में कन्वर्ट हो जाती है, नीस में कन्वर्ट हो जाती है। इसलिए आपको यहाँ पर ग्रेनाइट के अलावा क्या देखने को मिलता है, ग्रेनाइट के अलावा नीस की चट्टानें भी देखने को मिलती है। देखो यार बहुत सिंपल सी बात है, इस दुनिया में 3 प्रकार की चट्टानें होती है। पहली कहलाती है आपकी आग्नेय चट्टान। ज्वालामुखी के लावा, ज्वालामुखी निकलेगा तो लावा निकलेगा, और उस लावा के ठंडे होने से जो चट्टान बनती है, जो पत्थर बनता है, उसे कहते हैं आग्नेय चट्टानें। अग्नि से बनी है तो आग्नेय चट्टान हो गई। और उसी आग्नेय चट्टान का एग्जाम्पल है ग्रेनाइट। दूसरी होती है अवसादी चट्टानें, हवा या पानी के द्वारा धूल उड़ाकर लेकर जाती है हवा, और कहीं ले जाकर छोड़ देती है। कई हजार सालों में धीरे 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 एक पठार और एक पर्वत बन जाता है, उसे कहते हैं अवसादी चट्टानें। जैसे क्या होता है, समुद्रों में समुद्री जीव जंतु मर जाते हैं ना कुछ समय के बाद,
सीप हो गया, ऑक्टोपस हो गया, घोंगे हो गए, जो भी है, तो ये सब मर गए। तो इनके मरने के बाद चूंकि क्या है, समुद्री जीवों का जो शरीर है ना वो कैल्शियम कार्बोनेट से बना होता है, उसको कहते हैं काइटिन। तो काइटिन से बना होता है। तो उन जीव जंतुओं के इकट्ठे होने से, जैसे मान लो आज जीव जंतु मरे तो वो जम गए, 2 दिन बाद मरे उसके ऊपर वो जम गए, परत दर परत लेयर जम जाती, और समुद्रों में मूंगा चट्टाने बन जाती है। क्या बन जाती है? मूंगा चट्टाने, जिसे हम कहते हैं कोरल रीफ। यह अवसादी चट्टानों का एग्जाम्पल है। इसके अलावा कोयला अवसादी चट्टान है, चूना अवसादी चट्टान है, क्योंकि इसमें परतें पाई जाती है। तो एक होती है आग्नेय चट्टान और एक होती है अवसादी चट्टान। ये हमारा टॉपिक नहीं है, लेकिन मैं फिर भी आपको बता रहा हूँ कि एक होती है आग्नेय चट्टान जो ज्वालामुखी के निकलने वाले लावा के ठंडे होने से बनती है, जैसे कि ग्रेनाइट पत्थर। और कोयला हो गया, या फिर आपका क्या हो गया, चूना हो गया, या मूंगा चट्टाने हो गई, ये परत दर परत किसी चीज के जमने से बनी। अब तीसरी होती है रूपांतरित चट्टाने, जिसे हम कहते हैं मेटामॉर्फिक रॉक्स। ये सारी की सारी चट्टानें, चाहे वो आग्नेय हो चाहे वो अवसादी हो, कई हजार सालों में अपने रूप को बदल लेती है, बदल जाती है। और उसे ही हम कहते हैं रूपांतरित चट्टाने। जैसे चूना पत्थर मार्बल में बदल जाता है, चूना पत्थर अपने आप किस में बदल जाता है? मार्बल में। ऐसे ही ग्रेनाइट के ना से याद रखो ये किस में बदल जाता है? नीस में। इसलिए बुंदेलखंड में नीस पाया जाता है, जिसे बुंदेलखंड नीस कहते हैं। याद रखना, ये बुंदेलखंड का इलाका किसके लिए जाना जाता है? बुंदेलखंड नीस के लिए जाना जाता है, जो कि ग्रेनाइट से बनी हुई चट्टान है। ठीक है? ठीक है भाई। चलिए, इसके अलावा दोस्तों यहां पर मिट्टी कौन सी पाई जाएगी? तो कोई एक विशेष प्रकार की मिट्टी नहीं पाई जाती। इस पूरे के पूरे क्षेत्र में मिश्रित प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। मिश्रित का मतलब यह है कि इस वाले क्षेत्र में आपको काली मिट्टी मिल जाएगी, इस वाले क्षेत्र में लाल पीली मिट्टी मिल जाएगी, और इस वाले क्षेत्र में आपको हल्की काली मिट्टी, जिसको कहते हैं छिछली काली मिट्टी, ठीक है, शैडो ब्लैक, ये आपको देखने को मिल जाएगी। तो चूंकि अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग मिट्टी देखने को मिलती है, इसलिए हम कह देते हैं कि यहाँ पर मिली जुली मिट्टी जो है वो हमें देखने को मिलती है। कैसी मिट्टी देखने को मिलती है? मिली जुली मिट्टी देखने को मिलती है। ठीक है, इतनी बातें क्लियर है क्या? एक बार देख लो भाई इसे, फिर ऊंचाई और ढाल के बारे में बात करते हैं। चलो एक बार देख लो, फिर ऊंचाई और ढाल के बारे में बात कर लेंगे। देखो यार, ऊंचाई हल्की सी कम है, ऊंचाई हल्की सी कम है। इसकी ऊंचाई जो है, देखो सबसे ऊंचा यहाँ मालवा था, मालवा से थोड़ा सा नीचे क्या था? मध्य भारत का पठार। अब उससे भी थोड़ा सा नीचे है बुंदेलखंड। और बुंदेलखंड की औसत जो ऊंचाई है दोस्तों, वो देखने को मिलेगी आपको कितनी? 300 से 400 मीटर। क्या देखने को मिलती है? 300 से 400 मीटर की ऊंचाई देखने को मिलती है। इनफैक्ट यहाँ की अगर मैं सर्वोच्च चोटी की बात करूं आपसे, यहाँ की सर्वोच्च चोटी ऊंची है भाई, ऐसा नहीं। यहाँ की सर्वोच्च चोटी जो है उसका नाम है, बुंदेलखंड की सर्वोच्च चोटी का नाम है सिद्ध बाबा। क्या है? सिद्ध बाबा। सर्वोच्च चोटी का नाम क्या है? सिद्ध बाबा। और सिद्ध बाबा की ऊंचाई कितनी है? कितनी है भाई? 1172 मीटर। कितनी है? 1172 मीटर। तो देखो, एवरेज एवरेज अगर निकालोगे तो कितनी आएगी? 300 से 400। लेकिन एवरेज छोड़ो ना, कुछ तो सबसे ऊंची रहेगी। तो सिद्ध बाबा सबसे ऊंची, और सिद्ध बाबा कितनी हो गई? 1172 के आसपास आपको देखने को मिल जाएगी। और इसके ढलान की बात करें तो इसका ढलान उत्तर पूर्व की ओर है भाई, नॉर्थ ईस्ट की तरफ है। मतलब ढलान इसी तरफ है, नदियां इसी तरफ जाती है। तो ढलान किस तरफ है? उत्तर पूर्व की तरफ। अब देखो, अब पूरा हमने इसको फिल कर दिया। अब इसे देख लो आप एक बार। चलें, एक बार आप देख लो, फिर हम एक बार रिवीजन करेंगे और फिर आगे चलें।
चलो बुंदेलखंड की अगर हम बात करें तो कहाँ पर स्थित है भाई? उत्तर पूर्व में स्थित है। इसके दक्षिण में क्या है? नर्मदा घाटी। इसके पूर्व में क्या है? इसके पूर्व में रीवा पन्ना का पठार। इसके दक्षिण पूर्व में यहाँ क्या है? बघेलखंड। इधर यहाँ पे मालवा, इधर मध्य भारत का पठार। आकार कितना है? 23,733 है ना। मालवा का कितना था? देखो कंपेयर करते हुए पढ़ोगे ना तो जल्दी याद होगा। 88,222। इसका कितना था? इसका कितना था भाई? इसका था 37,896। बाद में अपन इसको इरेज कर देंगे, अभी लिख दे रहा हूं। ठीक। कितने प्रतिशत? 7.7%। ये कितना था? ये था 28.6। ये कितना था? ये था आपका 10.6। तो ऐसे अपन उसको कंपेयर करते हुए पढ़ेंगे तो आसान रहेगा अपने लिए पढ़ना। चलिए, फिर हमने देखा इसका निर्माण किससे हुआ है? ग्रेनाइट चट्टानों से हुआ है। चट्टानें कौन कौन सी मिलती है? नीस और ग्रेनाइट चट्टानें हमें यहाँ पर देखने को मिलती है भाई। ठीक है। चलो, इसके अलावा देखो फिर तो आप बता सकते हो, बिजावर श्रेणी भी देखने को मिलती है, वो हम पढ़ चुके हैं ना, वो आप बता सकते हो। मिट्टी मिश्रित है, ऊंचाई 300 से 400 है। इसको 900 मत पढ़ लेना यार, है ना, ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया लिखने में, मतलब पास पास हो गया वो, 400 कर देता हूँ उसको। और इसका ढाल किस तरफ है? ढाल है भाई उत्तर पूर्व की तरफ, मतलब नदियां किस तरफ जाएंगी? नदियां इस तरफ यूपी की तरफ बहेगी भाई। नदियां ऐसे यूपी की तरफ जाएगी। तो बुंदेलखंड की नदियां कहाँ जाती? यूपी की तरफ जाती। ठीक है। बुंदेलखंड की नदियां कहाँ जाती है? यूपी की तरफ चली जाती है। जिस तरफ ढलान, उस तरफ जाती। और ढलान वाले क्वेश्चन आ चुके हैं पहले भी। ढलान पूछ लेता है, मालवा का ढलान किस तरफ है पूछ लेता है। चलो एक बार ढलान देख लेते हैं सबके। जैसे हमने सबसे पहले क्या देखा था? मालवा। तो मालवा का ढलान किस तरफ था? सीधे उत्तर की तरफ था, उत्तर। ठीक। फिर हमने देखा मध्य भारत। मध्य भारत का ढलान, मध्य भारत के पठार का ढलान किस तरफ है भाई? ढलान यहां देखा था, उत्तर पश्चिम की तरफ है, एकदम अपोजिट। मतलब इसका ढलान किस तरफ है? उत्तर पश्चिम, ऐसे जाएगा, उत्तर पश्चिम। जबकि यहाँ बुंदेलखंड है, बुंदेलखंड का कैसा है? ऐसा है, उल्टा है, याद रखना। कुछ बात समझ में आई क्या भाई? है ना। चलो, इसका ऐसा है ढलान। चलिए आगे चलते हैं। फॉर्मेट हमारा वही रहेगा जो हम हर बार देख रहे हैं। चलो, तो ये जो हिस्सा है भाई, ये क्या है? अपना बुंदेलखंड। और बचे कुचे पॉइंट्स भी देखते हैं, एंड देन फिर एक बार रिवीजन करेंगे और क्लास को खत्म करेंगे। अब देखिए काफी सारे पॉइंट्स अभी हमारे रह गए हैं, तो वो सब हमें देखना है। सबसे पहले तो यहाँ की भाई नदियां देख लेते हैं। अच्छा, मालवा की सबसे ऊंची चोटी क्या है? सिगार। और ऐसे ही बुंदेलखंड की सबसे ऊंची चोटी क्या है? बुंदेलखंड की सबसे ऊंची चोटी क्या है? सिद्ध बाबा। और मुझे जल्दी से बताओ, मध्य भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है और कहां पर स्थित है? जल्दी से कमेंट कीजिए। मध्य भारत की सर्वोच्च चोटी, अभी पढ़ा था हमने। मध्य भारत की सर्वोच्च चोटी का नाम और किस जिले में आएगी वो, ये बताना है। जल्दी से बताओ। चलो यहाँ पर यहाँ की नदियां देख लेंगे अभी, जब तक मैं पॉइंट्स लिख रहा हूं। हमें देखना है यहाँ की जलवायु। जलवायु के अलावा हमें बताना है यहाँ का तापमान। तापमान के अलावा हम बता देते हैं यहाँ की वर्षा। वर्षा के अलावा बता देंगे एग्रीकल्चर कैसा है यहाँ का। इसके अलावा खनिज कौन कौन से मिलते हैं ये भी बता देंगे। ठीक है। वनस्पति रह गई है, वनस्पति यही बता देते हैं, यहाँ की वनस्पति कैसी है।
ठीक, ये सारे के सारे पॉइंट्स हम अभी बता देंगे। चलो, क्या है? टोंगरा। टोंगरा, 3 लोगों ने जवाब दे दिए भैया अभी तक, बाकी लोगों को याद नहीं आ रही क्या? टोंगरा श्योपुर, हाँ याद रखना है ना। टोंगरा श्योपुर है भाई, टोंगरा है और कहाँ पर स्थित है? श्योपुर में। सिगार कहाँ है? चलो चलो एक अलग क्वेश्चन पूछते हैं आपसे। मालवा की सर्वोच्च चोटी सिगार की हाइट बताओ कितनी? इसके एमसीक्यू मंडे को करवाऊंगा मैं आपसे। एमपी के एमसीक्यू मंडे को करेंगे। कि संडे को रख लें? टोंगरा, बिल्कुल बिल्कुल, सबका भैया देख लिया मैंने ना, नीलू, रश्मि। 881। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। बिल्कुल ऐसे ही याद रहना चाहिए हमको, तो हमारे क्वेश्चंस नेगेटिव जो हमारी मार्किंग अब धीरे धीरे हर एग्जाम में शुरू हो रही है, उसमें हमको बहुत फायदा मिलेगा। अच्छा मुझे ये बताओ, हम संडे को एमसीक्यू सेशन रख लें क्या एमपी का? संडे को बोल रहा हूँ मैं, कल नहीं भाई, कल तो हमारी यूट्यूब पे क्लास रहेगी यूनिट 10 की, जिसमें हम मध्य प्रदेश की जनजातियां पढ़ते हैं। बिल्कुल, नम्रता, बीना, पूजा, भारती सब सही कह रहे हो। सिगार किस जिले में आता है ये बताओ? सिगार, सिगार जो है वो किस जिले में आती है ये बताओ, फिर बात करते हैं संडे वाली। बताओ भाई। इंदौर। इंदौर, अरे तो जगह तो बताओ, इंदौर के अंदर भी तो जगह बताओ। हाँ, सही है सही है। इंदौर है ना? ये मैंने बताया नहीं था क्या? ये हमसे छूट गई थी। चलो क्वेश्चन आंसर में तो हालांकि सब कवर कर देंगे, इसे यहाँ पे जोड़ लेना भाई, कहाँ लिखे थे? सर्वोच्च चोटी कहाँ लिखे हैं इसकी? मालवा में। मालवा की सर्वोच्च चोटी ही नहीं लिखी क्या अपन? ये तो बहुत बड़ा पाप हो जाएगा। अरे ये तो लिखे हैं भाई। और कहाँ पर है ये? कहाँ पर है? इंदौर में। इंदौर। ठीक है, सिगार कहाँ पर है? इंदौर। मऊ के पास। चलिए, चलो भाई, अब बात सुनो। क्या संडे को रात में करीब करीब 2 घंटे की एमपी एमसीक्यू की क्लास रख लें क्या? यूट्यूब पर ही रख लेंगे, बाकी लोग भी आ जाएंगे तो एक माहौल बन जाएगा, मजा आ जाएगी। टॉपिक सुन लो क्या क्या रहेगा, अभी तक जो जो पढ़ लिया है। एमपी का परिचय, ये मैं डाल दूंगा ना कम्युनिटी पे, तो सबको पता चल जाएगा। एमपी का परिचय। दूसरा, एमपी का गठन। तीसरा, एमपी का विभाजन, मतलब ये भौतिक विभाजन। और चौथा, एमपी की चट्टानें। 4 टॉपिक के क्वेश्चन ले लें क्या संडे को? तुम लोग तैयार हो या नहीं हो? आप सब लोग अगर तैयार रहोगे तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। अरे बताओ भाई, संडे को रात में रखेंगे क्लास, रात में 9 बजे। 9 से 11, संडे। बिल्कुल, 2 लोग कह रहे हैं, 3 लोग, 4।
आप धीरे धीरे बोलोगे ना। चलो अब सब लोग बोल रहे हो। चलो ठीक है। अब हो गए भाई, काफी लोग हो गए अब। चलो बाकी इसको कम्युनिटी में डाल देंगे। इसको आज कम्युनिटी में डाल देंगे तो संडे को बढ़िया हम एमसीक्यू लगा लेंगे। तो ऐसा है, हमारी मंडे की जो क्लास है वो बढ़िया थ्योरी वाली क्लास हो जाएगी, और कल हमारी गोंड जनजाति वाली क्लास हो जाएगी। चलो भाई अब देख लो इसका बच्चा कुच्चा हिस्सा। दोस्तों ये जो बुंदेलखंड है, इस बुंदेलखंड क्षेत्र की नदियां देख लो भाई। ठीक है, यहाँ से कौन कौन सी नदियां निकलती है? आपने नाम सुना होगा बेतवा का। तो यहाँ की प्रमुख नदियों में बेतवा है, एक नदी है यहाँ पे धसान। तो बेतवा के साथ साथ आपने नाम सुना होगा किसका? धसान का। इसके अलावा एक नदी बहती है सिंध, एक नदी बहती है केन। तो बेतवा, धसान, सिंध, केन, और इसे रटने की आवश्यकता नहीं। जब मध्य प्रदेश में नदियां पढ़ाऊंगा मैं आपको, तब आपको एक एक नदी याद हो जाएगी। मजा आ जाएगा आपको। अभी बहुत कुछ पढ़ना है हमें मध्य प्रदेश में। अभी तो वो सही टॉपिक आए ही नहीं है जहां पर हमें तरीकों का इस्तेमाल करना है। अभी तो हम ऐसे टॉपिक पढ़ रहे हैं जहाँ एमपी को समझना है। अभी वो आने तो दो प्रीलिम्स वाले टॉपिक, मजा आ जाएगी तुम्हें। ठीक है। तो वेतवा, धसान, सिंध, केन, ये नदियां देखने को मिलती है, और ये सारी की सारी नदियां ना जो इस तरफ जाती है, और मोस्टली नदियां यमुना से जाकर मिल रही। ठीक है, तो कारण वही है कि ढाल किस तरफ है? ढाल इसका उत्तर पूर्व की तरफ। किस तरफ है? उत्तर पूर्व की तरफ। चलो अब बात करते हैं भाई जलवायु की। तो दोस्तों यहाँ की जलवायु भी हमें महाद्वीपीय प्रकार की जलवायु देखने को मिलती है। जलवायु कैसी है? महाद्वीपीय, मतलब गर्मी में अत्यधिक गर्म, गर्मी में यहाँ काफी गर्मी पड़ जाती है। और अगर हम ठंड की बात करें तो ठंड में जो है अत्यधिक ठंड पड़ती है। अब देखो इसकी इसकी तुलना आप जम्मू कश्मीर से मत कर बैठना कि अरे सर यहाँ की क्या कोई ठंड होती है क्या। भाई एमपी की बात कर रहे हैं, एमपी के बाकी इलाकों की बात करें हम, तो एमपी के बाकी इलाकों की तुलना में यहाँ पर गर्मी भी ज्यादा है, और ठंड भी जो है वो ठंड के दिनों में ज्यादा है भाई। टेम्परेचर की अगर हम बात करें तो टेम्परेचर अला अच्छा है। मैक्सिमम टेम्परेचर चला जाता है भाई आपका 41 42 डिग्री तक चला जाता है टेम्परेचर। और अगर हम मिनिमम टेम्परेचर की बात करें तो मिनिमम वही आपका 10 से 12 तक झूलते रहता है। काफी होता है। आपको ऐसा लग रहा है कि भाई नहीं 12 जो है वो नॉर्मल है, 12 पर्याप्त ठंड होता है। ठीक है, और 42 अच्छी खासी गर्मी होती है। एमपी की अगर हम बात करें, देखिए वर्षा की अगर हम बात करें तो वर्षा भी ठीक ठाक है यहाँ पर, जितनी मालवा में होती है लगभग लगभग उतनी ही वर्षा यहाँ पर होती है। मालवा में भी 75 से 120 हो रही थी। फिर यहाँ मध्य भारत में काफी कम वर्षा हो रही। अच्छा, मध्य भारत में एक चीज और रह गई है भाई, उसको अभी मैं यहाँ जोड़ देता हूँ। अब चर्चा निकली गई भाई, मध्य भारत में आपको क्या मिलते हैं? चंबल के बीहड़ देखने को मिलते हैं। अरे एक सेकंड वापस आओ यार, याद आ गया थोड़ा। चंबल के बीहड़ देखने को मिलते हैं भाई, कहाँ पर? ये विशेषता नहीं है क्या मध्य भारत के पठार की? बिल्कुल। इसके अलावा मध्य भारत के पठार में हमें लिंगानुपात की समस्या देखने को मिलती, क्योंकि लंबे समय तक सूखा प्रभावित क्षेत्र होने के कारण वहां पर, देखो मैं वापस कहां पर आ गया हूं? मध्य भारत में। बुंदेलखंड को 2 मिनट के लिए रोको, और इसके पहले जो मध्य भारत पढ़ रहे थे वहां पर हमें चंबल देखने को मिलता है। और चंबल में लंबे समय से बारिश की समस्या है, पानी की समस्या है। इस वजह से वहां पर कृषि बहुत अच्छी नहीं होती, और कृषि अच्छी नहीं होती है तो गरीबी ज्यादा है, और गरीबी ज्यादा है तो वहां के लोगों के मन में पहले से ही सरकार के खिलाफ काफी रोष था। उन्होंने बंदूकें उठा ली, और वो सब क्या बन गए थे? चंबल के डाकू। और जब डाकू बन गए तो वो अपना उद्देश्य भूल गए, और आतंक का राज्य उन्होंने स्थापित कर लिया। तो वहां के लोग डरते थे कि भाई अगर हमारे घर में लड़कियां रहेंगी तो उनको किडनैप कर लेंगे, उनके साथ बलात्कार कर देंगे, जबरदस्ती करेंगे। तो लोग कन्याओं की हत्या करने लगे, कन्या भ्रूण हत्या होने लगी। और यही कारण है कि भिंड, मुरैना, श्योपुर, ग्वालियर, गुना, वहां पर आपको काफी कम जो है वो जेंडर रेशियो देखने को मिलता है। तो ये एक विशेषता ही होगी वहां की। और चंबल के बीहड़ है, और ये चंबल के बीहड़ क्यों बने हैं भाई? ये चंबल नदी के द्वारा जो इरोजन हुआ है,
चंबल नली नदी का जो अब नालिका अपर्दन हुआ है। अब नालिका अपर्दन मतलब बड़ी बड़ी नालियां बन गई है वहां पर, और बड़ी बड़ी नालियां बनने के कारण मिट्टी बह गई है, उसे क्या कहते हैं? अब नलिका अपर्दन कहते हैं। और अब नलिका अपर्दन के कारण बड़े बड़े गड्ढे बन गए जिसे रिबन्स कहते हैं। क्या कहते हैं? रिबन्स। तो यहां पर हमें क्या देखने को मिलते हैं? रिबन्स देखने को मिलते हैं। रिबन्स, हिंदी में बोलूं तो खड्डे देखने को मिलते हैं। अब क्या है, अपना जो दक्षिणी मध्य प्रदेश है वहां खड्डे का मतलब कुछ और होता है। अपन लोग गड्ढे बोलते हैं, लेकिन सही शब्द उसका खड्डा है, खड्डे में गिर जाना। तो जब कोई नदी बहुत ऐसे नालियों में बह के बहेगी, तो पठार के अंदर बहुत सारे ऐसे गड्ढे और फिर उठे हुए भाग नहीं बना देगी, उसे अवनालिका अपर्दन कहते हैं और उस गड्ढों को रबिन्स कहते हैं। तो ये दो विशेषताएं एकदम से याद आ गई मुझे, लिख लो इसे, मतलब ऐड ऑन कर लो भाई। चलो, कब कुछ भी याद आ जाता है यार। चलो वापस आ जाओ बुंदेलखंड में, और बुंदेलखंड में चर्चा चल रही थी वर्षा। तो मालवा में भी वर्षा उतनी होती है जितनी बुंदेलखंड में होती है, केवल मध्य भारत के पठार में वर्षा 75 के आसपास हो रही थी। ठीक, चलो ये चीजें हमने देख ली थी भाई। तो वर्षा कितनी होती है? 75 से 120 के आसपास आपको वर्षा देखने को मिलती है। एग्रीकल्चर की बात करें तो एग्रीकल्चर ठीक ठाक है यार, यहाँ पर वर्षा ठीक ठाक है तो एग्रीकल्चर भी ठीक ठाक है। गेहूं हो जाता है यहाँ पर, बाजरा हो जाता है यहाँ पर, तिल तिल की खेती करते हैं यहाँ पर काफी, अलसी अलसी भी यहाँ पर काफी होती है। तो ये सब यहाँ पर फसलें जो है वो हमें देखने को मिलती है। पहले वनस्पति देख लीजिए। वनस्पति की बात करें दोस्तों, तो वनस्पति में यहाँ पर हमें पलाश देखने को मिलते हैं। पलाश, होली में जिससे रंग निकाल के बनाते हैं, पलाश, है ना। बबूल के पेड़ देखने को मिलते हैं। तेंदू पत्ता भी हमें यहाँ पर देखने को मिल जाता है, तेंदू पत्ता। इसके अलावा नीम के पेड़ काफी हैं। महुआ काफी देखने को मिलता है। देखो ये पूछा नहीं जाता, लेकिन एक हम एक नॉलेज के हिसाब से पढ़ रहे हैं कि आगे हमको मदद मिले इन सब चीजों से। हाँ, मिनरल्स जरूर पूछे जा सकते हैं, और इस क्षेत्र में आपको मिनरल्स की अगर मैं बात करूं तो इस क्षेत्र में आपको चूना पत्थर काफी देखने को मिलता है। इसके अलावा बलुआ पत्थर, बलुआ पत्थर को कहते हैं हम सैंडस्टोन। तो बलुआ पत्थर भी देखने को मिलता है। तो चूना पत्थर हो गया, बलुआ पत्थर हो गया, ये हमें देखने को मिलता है। और यहाँ पे पिंक नीस देखने को मिलता है। मैंने बताया था बुंदेलखंड में ग्रेनाइट किस में कन्वर्ट हो जाता है? नीस में। और रेड पिंक के बीच का नीस बना लेता है, जिसे पिंक नीस कहते हैं। तो चूना पत्थर, बलुआ पत्थर, पिंक नीस, ये हमें देखने को मिलता है। ठीक है, बस अब ज्यादा नहीं, और 5 मिनट फिर हम क्लास को वाइंड अप करेंगे। लगभग लगभग आज हमने 1.5 घंटे पढ़ा है। तो ये सब चीजें हैं भाई। जलवायु तो पता ही तुम्हें महाद्वीपीय क्या होती, तो एक बार पढ़ लोगे तो समझ में आ जाएगा। अब सीधे इसके लास्ट पोर्शन पे चलते हैं, इसकी विशेषताएं देख लेते हैं, और आज की क्लास को यही हम फिर वाइंड अप करेंगे। और कल कल हमारी ये वाली क्लास नहीं रहेगी, तो सीधे अब हम मंडे को बात करेंगे इस टॉपिक की। लेकिन हम मिलेंगे संडे को, जहां एमसीक्यू लगाएंगे। अब देखो, विशेषताओं की बात करें भाई, तो ये बुंदेलखंड जो है वो अपनी अलग अलग विशेषताओं के कारण जाना जाता है। सबसे पहले उद्योगों की बात कर लेते हैं। औद्योगिक विकास यहाँ का कैसा है? यहाँ का पर्यटन कैसा है? और इसके अलावा कुछ अन्य चीजें भी जो है वो हम देख सकते हैं। ठीक है, इस पे बात करेंगे, लेकिन पहले इसे एक बार अच्छे से देख लीजिए। एक बार अच्छे से देख लो, फिर चलते हैं आगे की ओर।
ठीक है। चलिए भाई, देखो यार, औद्योगिक विकास की बात करें तो बहुत ज्यादा औद्योगिक विकास नहीं है हमें। कंपेरेटिवली मालवा से अगर हम कंपेयर करें तो अपेक्षाकृत कम है। अपेक्षाकृत कम है, लेकिन फिर भी इसके बावजूद हमें यहाँ पर जो है वो बहुत ज्यादा तो नहीं, लेकिन छतरपुर में हमें, और छतरपुर, टीकमगढ़, निवाड़ी, इसके आसपास हमें जो है वो कुछ चूना उद्योगों से संबंधित उद्योग देखने को मिल जाते हैं। चूना उद्योग देखने को मिल जाते हैं, है ना। शुगर फैक्ट्रीज देखने को मिल जाती है। चीनी उद्योग जिसको हम कहते हैं वो देखने को मिल जाती है। ठीक है। कुछ हमें हैंडक्राफ्ट यहाँ पर अच्छे देखने को मिलते हैं, हस्तशिल्प, खासतौर पे लकड़ी के हस्तशिल्प भी यहाँ पर हमें देखने को मिल जाते हैं। तो बहुत अच्छा मामला नहीं है यहाँ का। हाँ, टूरिज्म की अगर हम बात करें तो टूरिज्म में है यहाँ पर प्लेसेस, जैसे आपने ओरछा का नाम सुना होगा, तो भाई ओरछा हो गया। इसके अलावा छतरपुर खुद एक टूरिस्ट प्लेस है, तो वो तो पता ही है तुम्हें। इसके अलावा निवाड़ी जो है यह भी टूरिस्ट प्लेस में आ जाता है, कि निवाड़ी में आपको चीजें देखने को मिल जाएगी, टूरिस्ट प्लेस है ना। इसके अलावा अन्य की अगर हम बात करें दोस्तों, तो देखिए, ये जो क्षेत्र है ना, ये सूखे की समस्या वाला क्षेत्र है। यहाँ पर किसकी समस्या है? सूखे की बहुत ज्यादा समस्या है। बहुत ज्यादा ड्रॉट यहाँ पर पड़ता है। और ड्रॉट पड़ने के कारण क्या है, जहां पर भी सूखा पड़ेगा ना, तो आप ये कह लो कि वह क्षेत्र में सबसे ज्यादा पिछड़ापन रहेगा। तो पूरे मध्य प्रदेश में पिछड़ापन यहाँ पर सबसे ज्यादा है। बहुत ही ज्यादा पिछड़ापन आपको देखने को मिलेगा। बहुत ज्यादा अच्छी स्थिति नहीं है भाई बुंदेलखंड की, बहुत ही ज्यादा गरीबी है। अब देखो, गरीबी का ऐसा नहीं है कि भाई लोग खाना नहीं खा पा रहे, खाना खा पा रहे हैं, लेकिन अगर आप उसे कंपेयर करें भाई, जो स्टैंडर्ड है हमारे, जो ग्लोबल स्टैंडर्ड है कि एक आदमी कितना कमाएगा, जब उसे गरीब नहीं माना जाएगा वर्ल्ड लेवल पर, इंटरनेशनली, उस स्तर पर काफी बुरी स्थिति। वर्ल्ड बैंक कहती है कि एक आदमी अगर एक दिन में $2 से कम कमा रहा है, तो फिर बहुत बुरी स्थिति है। अब भारत में $2 बहुत मुश्किल हो पा रही है हर व्यक्ति की, अगर हम निकालें तो। अब आप ये मत कहना कि भाई कोई आदमी काम करने जाएगा तो उसको 300-400 रुपए मिल जाते हैं। पर ऐसे देखो ना कि एक घर में दो लोग कमा रहे हैं और 5 लोग रहते हैं, तो दो लोगों ने कमा कर लाया 600 रुपए, और उसे मिलकर खाया 5 लोगों ने खाना, तो सब पर 100 से थोड़ा बहुत ज्यादा आया। एवरेज की हम बात कर रहे हैं, एवरेज। तो हमारे यहाँ एवरेज जो है वो बहुत अच्छा नहीं है। पिछड़ापन का कारण यहाँ का क्या है? सूखा है। और यही कारण है कि बुंदेलखंड जो है वो, खनिज भी ठीक ठाक है यहाँ पर, जलवायु भी अच्छी है, उसके बावजूद भी बहुत अच्छा नहीं परफॉर्म कर पाता है। इसके अलावा बेतवा जो है, बेतवा को भाई बुंदेलखंड की गंगा कहते हैं। बुंदेलखंड की गंगा क्या है? बेतवा। ठीक है। चलो, इतना ही है। एक और इंफॉर्मेशन दे दें क्या? एक और इंफॉर्मेशन भाई, जो बड़ी काम की है। देखो यार, इसका ना ज्यादातर हिस्सा मैदान है। यहाँ पर आपको ज्यादातर क्या देखने को मिलेंगे? मैदान। और बीच बीच में पहाड़ियां। क्या है? बीच बीच में आपको यहाँ पर पहाड़ियां या पठार देखने को मिलेंगे। और इन बीच बीच की पहाड़ियों को टोर कहा जाता है। क्या कहते हैं? टोर। तो कल को आपसे अगर पूछ लें कि किस क्षेत्र की पहाड़ियों को टोर कहा जाता है, तो आप क्या बताओगे? बुंदेलखंड में बीच बीच में जो पहाड़ियां आती हैं उन्हें क्या कहते हैं? टोर कहते हैं। टोर। चलिए भाई, तो ये थे दोस्तों आज के हमारे दो पठार, और उम्मीद है कि बढ़िया समझ में आया होगा। क्लास को हम कर रहे हैं खत्म, जल्दी से भाई बताओ, समझ में आया कि नहीं आया? चलिए, तो दोस्तों आज की क्लास को यहीं खत्म कर रहे हैं। और
बस आपसे यही हम्बल रिक्वेस्ट है, प्लीज़ यार इन क्लासेस का रिवीजन ज़रूर कीजिएगा आप, सिनॉप्सिस बनाना। और हम मिलते हैं भाई कल, अब सुबह मिलेंगे पहले फिज़िक्स क्लास में, जिन लोगों ने फिज़िक्स का बैच लिया है, और इसके बाद हम मिलेंगे कल रात 9 बजे यूट्यूब पर, ठीक है? चलिए, तो आज की इस क्लास को यहीं ख़त्म कर रहे हैं दोस्तों।